नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा। लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए कुछ उनके मॉडल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीट्रिपलएससी, ईपीएफओ के लिए शानदार और जानदार कोर्सेज, जिसके प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल के लिए हम आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज और उनके एलिवेशन हमारी अनुभवी टीम द्वारा करा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य वीडियो। इस प्रमुख वीडियो में 4 सेक्शन से क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला है करंट अफेयर से, जिसमें जो हम डिजिटल करेंसी, डिजिटल मुद्रा पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं। दूसरा है आर्ट एंड कल्चर से, जिसमें हम पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो पाल कला है, उस पर एक प्रश्न ले रहे हैं। पटना कलम हो या मौर्य कला हो, मधुबनी पेंटिंग हो, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आर्ट एंड कल्चर में लगभग ये एक अंतिम पार्ट रह गया था, जिसे हम पाल कला के रूप में आज डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र क्यों बना था, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, और आज के दिन में क्या उसकी प्रासंगिकता रह गई है, क्या वो अपने काम को करने में सफल रहा है। हालिया जो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इजराइल हमास और गाज़ा स्ट्रिप में जो बॉम्बिंग हुई, उसको रोक पाने में जो इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस की जो असफलता है, उस पर डिस्कस करेंगे। इंडियन पॉलिटी सेक्शन से हमने लिया है कि रेलेवेंस ऑफ डीपीएसपी, सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसका रेलेवेंस क्या है, प्रासंगिकता क्या है। तो पहले प्रश्न को देखते हैं कि व्हाट इज़ डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी क्या है, और इसके प्रभावों पर हम विश्लेषण करेंगे और आने वाले समय में किस तरह की जो है इसके प्रेजेंट जो चेंजेस हैं वो क्या देखने मिल रहे हैं। सो डिजिटल करेंसी, तो डिजिटल करेंसी जो है वो डिजिटल परिसंपत्ति, इट काइंड ऑफ डिजिटल एसेट, जो कि एक माध्यम, जैसे कि आपको पता है कि पैसा भी है, दैट इज़ नथिंग बट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले जो हम बार्टर सिस्टम से शुरू करते थे कि चीज़ों के बदले, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को एक्सचेंज किया जाता था, बाद में वो आया एक लीगल टेंडर, और वही लीगल टेंडर को जिसको हमने पैसा कहा। तो उसी तरह से डिजिटल करेंसी भी एक इस तरह का टेंडर है। फ़र्क ये है कि वो फिज़िकल ना होकर केवल और केवल डिजिटल है, जो कि वर्चुअल वर्ल्ड में काम करता है, जैसे कि बिटकॉइन। ठीक है, इसे जिसमें व्यक्तिगत धन को रिकॉर्ड कंप्यूटरीकृत यानी कि कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस में रखा जाता है। और इसमें क्रिप्टोग्राफी एक आर्ट है, जो कि हर चीज़ को कोड, एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करने की कला को हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय इसका इजाद किया गया था कि जब एक देश दूसरे देश को मैसेज भेजते थे तो उस मैसेज के ऊपर एक क्रिप्ट लगाकर, यानी कि समझिए तो एक तरह का एक लॉक लगाकर, ताला लगाकर भेजा जाता था, ताकि उसको कोई पढ़ ना सके। फिर एक दूसरी जगह एक मशीन होती थी, जिसका नाम था डिक्रिप्टर। तो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन यूज़ करके जो कुछ बीच में जिसे हमें जो है वो एक टॉप सीक्रेट चीज़ें रखना होता है, उसे हम एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, इस तरह की टेक्नोलॉजी व्हाट्सएप में भी यूज़ होती है, जिसको हम कहते हैं एंड टू एंड एनक्रिप्शन, कि कोई भी मैसेज जब जाएगा तो उसको एनक्रिप्ट करके भेजा जाएगा, यानी कि उसको आम तौर पर पढ़ा नहीं जा सकता। फिर जो दूसरी बॉडी होगी जिसको ये मैसेज पढ़ना है, वहाँ पर एक डिक्रिप्टर यूज़ किया जाएगा और वो फिर उसे पढ़ सकता है। जैसे कि आपस में कोई 2 लोग एक सांकेतिक भाषा का डिस्कशन कर ली कि भाई मैं बोलूँगा अगर ए बी तो इसका मतलब होगा कि मैं कौन हूँ। इस तरह की एक एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन यूज़ की जाती है। तो इसी तरह की एक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है इन तरह के जो डिजिटल करेंसीज़ हैं, मनीज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसीलिए इन करेंसीज़ को क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। सो एक एडिशनल सिक्योरिटी देने के लिए इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ करेंसी दैट इज यूज्ड, इट इज नोन एज क्रिप्टो करेंसी। और इसकी प्रमुखता ये होती है कि ये फिजिकल नहीं होता, जैसे कि आमतौर पे जो हम पैसे, जो लीगल टेंडर होते हैं, जिसको भारत सरकार जो है, आप देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा प्रत्ययभूत और आरबीआई जारी करता है, छापता है, तो वो एक फ़िज़िकल करेंसी होती है, हम उसको छू सकते हैं। लेकिन
ये जो डिजिटल करेंसी होती है दैट इज़ इन द डिजिटल वर्ल्ड एंड ऑल्सो बीन प्रोटेक्टेड विथ अ कंप्यूटराइज्ड डेटा बेस। नाउ अभी तक किसी भी सरकार ने या किसी भी प्राधिकरण ने इस पर जो है वो इसे आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया है। ये अभी तक ये प्राइवेट बॉडी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कहीं चल रही है। किसी देश, खास करके जो किसी देश की जो मौद्रिक सेंट्रल बैंक्स है, उन्होंने इसको आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया। भले ही कुछ देश उसको उपयोग में ला रहे हैं, लेकिन किसी देश ने इस आधिकारिक रूप से ऑफिशियली इसको अभी तक इशू नहीं किया गया है। जैसे कि बिटकॉइन, आप देखेंगे कि डिजिटल करेंसी का एक सबसे बड़ा चर्चा में रहा बिटकॉइन, खासकर कि जब निकोलस टेस्ला ने इस पर इन्वेस्टमेंट की बात कही तो इसकी प्राइस जो है वो आसमान के भाव छू रहे थे। हाल ही में अब कुछ समय ऐसा हुआ कि इसके भाव फिर नीचे गिर गए। तो इस तरह की जो करेंसीज होती हैं वो उनके मूल्य जो है वो फिक्स नहीं होते, क्योंकि कोई एक देश उसकी सोवरेन गारंटी लेता नहीं है। डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होती है कि अगर डिमांड बढ़ गया तो उसका रेट बढ़ जाएगा, लेकिन अगर डिमांड कम हो गया तो इसका रेट बहुत नीचे भी आ सकता है। इस तरह से इसमें जो है वो संशय बना रहता है, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बिटकॉइन जो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है और इसकी तरह और अन्य होते हैं, जैसे कि एथेरियम, फेसबुक की एक अपनी डिजिटल करेंसी लिब्रा, फिर रिपल, डैश, लाइटकॉइन, डॉजकॉइन, जेड कैश इत्यादि जो है वो डिजिटल या फिर क्रिप्टो करेंसी के कुछ उदाहरण हैं। अब इसके इम्पैक्ट्स को स्टडी करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसको दो इम्पैक्ट होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि या किस खाते से किस खाते पर ये पैसे को ट्रांसफ़र करना है या किस जगह से ट्रांसफ़र करना है, इससे इसको कोई लेना नहीं रहेगा। ये सीमलेस अमाउंट ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, यानी कि किसी भी खाते से किसी भी जगह पर किसी भी व्यक्ति को और कितनी भी रकम और अत्यधिक हाई स्पीड, यानी कि हाई स्पीड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जितने चाहे उतने, यानी कि अनलिमिटेड हाई स्पीड एक्सेस इररेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस एंड अकाउंट और अ पर्सन और अ कंट्री और अ बॉर्डर। सो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो भी कम लगने वाली, क्योंकि जो फिज़िकल एसेट होता है, फिज़िकल मनी को छापना, रखना, ट्रांसपोर्ट करना, उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो वो सारे खर्चे जो हैं वो अगर बैंक के बच जाते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बचते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन फ़ीस और जो सरचार्ज होता है, सर्विस चार्ज होता है, वो भी बहुत कम लगता है। और अंतर्राष्ट्रीय, खासकर जो इंटरनेशनल पेमेंट्स होते हैं, इसमें आमतौर पर दिक्कत ये आती है कि या तो पहले आप उसे डॉलर में कन्वर्ट करिए और फिर डॉलर में दो देश आपस में मॉनेटरी एक्सचेंज करते हैं। लेकिन इस बिटकॉइन में या डिजिटल करेंसी में क्या है कि आपने डिजिटल करेंसी यानी सपोज करें कि बिटकॉइन में पैसे कमाएं और बिटकॉइन में ही आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो दोनों ही देश किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका यूज़ कर सकते हैं। और नेगेटिव क्या है? सबसे बड़ी इसकी नेगेटिविटी है द सिक्योरिटी प्रॉब्लम, क्योंकि इसका कोई ट्रैकिंग नहीं हो सकता, सरकारी ट्रैकिंग नहीं है, इसकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से है। तो इस तरह के पैसे जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो गया। और दूसरा कि इसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि आज इसके भाव आसमान छू रहे हैं, कल भाव कम हो रहे हैं। तो बाकी करेंसियों की तरह नहीं कि जिसमें थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी बनी रहती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड रिलेशंस पे बेस्ड होता है। लेकिन ये जो है वो एक स्टॉक मार्केट की तरह एक स्टॉक्स और वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ मोर वॉलेटाइल। और सबसे बड़ी बात कि इसकी कोई सोवरेन गारंटी नहीं है, यानी कि कोई संप्रभु राष्ट्र या देश या कोई बड़ी सरकारी या संस्था इसकी कोई गारंटी नहीं लेती। यानी कि यह पैसा जो है, जिस सबसे बड़ी पैसे की खासियत होती है कि वो एक लीगल टेंडर होता है, तो ये एक लीगल टेंडर के रूप में अभी तक इससे मान्यता प्राप्त नहीं हुई, जो कि बल्कि अलग अलग कुछ देश इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसको लीगल टेंडर की तरफ मान्यता नहीं मिली है। तो रीसेंट ट्रेंड्स क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो हाल ही में जो 12 महीनों के सबसे निचले पायदान पर आगे खड़ी हुई है, कम से कम 25% की उसमें गिरावट आई है। और फिर अगर आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो फेडरल रिजर्व है, जैसे कि भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उस तरह से वहाँ का जो फेडरल रिजर्व है, सेंट्रल बैंक, उसने एक अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लाने की प्लानिंग की है। और इसी से क्या हुआ कि बाकी जो डिजिटल करेंसीज हैं उनके भाव गिर गए हैं, ताकि लोग यूएस की डिजिटल यानी कि ऑफिशियल डिजिटल करेंसी पर इन्वेस्ट कर सकें। यूके भी कुछ हद तक बाहर की जो बिटकॉइन हो गया या डॉजकॉइन हो गया उसको उपयोग कर रहा है, और वो भी एक अपनी डिजिटल करेंसी लाने की फिराक में अभी है। भारत में क्या चल रहा है? तो भारत में एक नया कानून लाया गया है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑफिशियल करेंसी बिल, यानी कि आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक 2021 का क्रिप्टो करेंसी विनिमय का जो एक बिल विधेयक लाया गया है। और ये कहेगा कि इस विधेयक के तहत भारत में किसी भी तरह की प्राइवेट डिजिटल करेंसी को रखना
या उसका सर्कुलेशन करने को मान्य नहीं होगा, बल्कि केवल और केवल जो एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी जो बाद में चलकर भारत सरकार भी या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर विचार कर रही है वो लॉन्च करेगी, तो केवल उसी को रखना, लेना या फिर उसका ट्रांजैक्शन करना ही मान्य होगा। तो ये था उसका ट्रेंड, उसके इम्पैक्ट्स और डिजिटल करेंसी क्या है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये पूछ रहे हैं कि बेसिक फीचर्स ऑफ पाला स्टाइल एंड आर्किटेक्चर, पाल शैली की कुछ बुनियादी विशेषताओं पर हमें चर्चा करनी है। पाल एंड आर्किटेक्चर में क्या है, तो सबसे पहले बता देंगे कि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक ये जो है वो अस्तित्व में रहा, और मुख्यतः सेना शासक हों या पाल शासक हों, जो कि आज के समय में देखेंगे तो दक्षिण बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पूरा बंगाल, कुछ क्षेत्र तक आसाम, तो इस रीजन में, इस क्षेत्र में पाल कला का विकास हुआ और इसे एक बंगाली छतरी स्टाइल यानी कि बंगाली रूफ स्टाइल भी कहा जाता है। खास करके उसके मंदिरों में जो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, तो इस तरह के बंगाली रूफ स्टाइल टेम्पल कहा जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे कि बारिश जो है वो अधिकतर होती है और उन बारिश की समस्या को देखते हुए एक स्पेशल रूफ स्टाइल टेक्निक बनाई गई थी, जहाँ पर जो है वो विमान और शिखर के बदले बंगाली रूफ स्टाइल पेंटिंग का इजाद किया गया था। इसे कुछ इतिहासकार ऑफशूट ऑफ मुगल एंड मौर्यन एंड गुप्तन आर्किटेक्चर, यानी कि कुछ जो इतिहासकार का ये मानना है कि ये एक तरह से मौर्य कला और गुप्त कला की जो कला और संस्कृति का क्षेत्र का ही एक विकसित या फिर एक कह सकते हैं कि मॉडिफाइड वर्जन है, उसी की कंटिन्यूटी में से देखा जाता है, ना कि उससे अलग करके, उसका ही एक फेज डेवलपमेंट है। इस कला के दो महान शिल्पकार हुए धीमन और विठपाल, जो कि धर्मपाल और देवपाल, इसके पाल शासकों में सबसे बड़े दो महान राजा थे, धर्मपाल और देवपाल। उनके शासनकाल में यह कला जो है काफ़ी हद तक फली फूली। अब इसके कुछ विशेष फीचर्स देख लेते हो। तो फीचर्स में ये देखेंगे कि आपने हिंदू रिलीजन और बुद्धिज्म दोनों पे ही इसका खास ध्यान है। हालांकि आप देखेंगे कि थोड़ा सा बौद्ध धर्म के प्रति थोड़ा सा ये ज़्यादा झुकाव रखता है, लेकिन हिंदू धर्म की भी मूर्तियाँ हों या मंदिर हों या उसकी कला संस्कृति से रिलेटेड इसमें काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और इसको अगर हम ब्रॉडली मुख्य रूप से अगर कैटेगराइज करें तो यह है कि एक मूर्ति कला, स्कल्पचर, वॉल पेंटिंग, भित्ति चित्र, केव पेंटिंग और उसके बाद आर्किटेक्चर और टेराकोटा की पेंटिंग। अब देखते हैं कि मुख्य रूप से, ठीक है, तो इस विशेष कर अब इनके अलग अलग हर एक पार्ट की विशेषताएं देखेंगे। तो आर्किटेक्चर में क्या था कि ईंटों का इस्तेमाल, खास करके जो बर्न्ट ब्रिक्स, उसका इस्तेमाल ज़्यादातर देखने मिलता है। किन्हीं जगहों पर पत्थरों का भी इस्तेमाल देखने मिलता है, लेकिन ईंटों के कंपैरिजन में, ईंटों की तुलना में वो काफ़ी कम है। इसे बंग शैली के नाम से भी जाना जाता है और ख़ास करके जो हिंदू मंदिर हैं उसे बंग शैली के मंदिर कहा जाता है, जिसके अगर आप एग्जाम्पल देखें तो विष्णुपद मंदिर हो गया, अर्ध मंडप हो गया, बटेश्वर गुफा मंदिर हो गया। और बौद्ध धर्म में अगर देखें तो ये मुख्यतः चैत्य और विहार बनाए जाते हैं, जो मठों के रूप में काम आते थे। और इसके जो है वो आकार जो होती है मोस्टली सर्कुलर शेप यानी कि गोलाकार, खास करके चैत्य और विहार जो होते हैं और बड़े बड़े होते थे, बीच में काफ़ी लंबा आर्य क्षेत्र जो है वो कवर करते थे, जिसका आप प्रमुख एग्जाम्पल्स या उसके कुछ फीचर्स देख सकते हैं। तो उदंतीपुर में, विक्रमशिला और सोमपेरी जैसे मोन्स्टरीज में। स्कल्पचर्स में देख लेते हैं तो न्यू स्कल्पचर्स ऑफ स्टोन एंड कॉपर, यानी कि जो कॉपर और पत्थर दोनों के ही स्कल्पचर मूर्ति कला का विकास हुआ। और खास करके जो कॉपर कास्टिंग में सायर पर्डू जो मेथड है, जो इटालियन नेम है, सायर पर्डू से कॉपर कास्टिंग का मेथड यूज़ हुआ, जिसका एग्जांपल आपको नालंदा और कुकरीहार में देखने को मिल जाता है। और मुख्यतः ये जो मूर्तियाँ बनाने की जो थीम होती थी वो बुद्ध की ही मूर्तियाँ बनती थी। इसके अलावा कुछ कहीं कहीं पर जो हिंदू देवी देवता, खास करके गणेश और पार्वती की मूर्तियाँ जो है वो इस शैली में बनी हुई दिखती हैं। टेराकोटा जो मृदभांड है, तो मृदभांड जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक फीचर यानी कि कलात्मक विशेषताओं के साथ बनाया गया था। मोस्टली जो है वो लोकल डे टू डे थीम, रोज़मर्रा की थीम के साथ इसे बनाया गया था। बेसिक पर्पस जो था वो डेकोरेटर रिकोलर हाउस, यानी कि जो घर और साजो सामान की चीज़ों पर मुख्य जो उद्देश्य था कि ग्रामीण घरों को सजाने के उद्देश्य से मृदभांड वह बनाए जाते थे।
अब चित्रकला देखते हैं तो मैन्युस्क्रिप्ट प्रिंटिंग, चित्रकला को दो भाग में विशेष कर बांटा गया है। तो एक तो पांडुलिपि का चित्र हुआ और दूसरा भित्ति चित्र यानी कि दीवार का चित्र। ये पांडुलिपि के जो चित्र होते थे वो पाम यानी कि ताड़ के पत्तों पर खास करके, और अलग अलग पत्ते, कभी कभी किसी कुशेल के पत्ते पर भी या ताड़ के पत्ते पर ही देखने मिलते थे। और इसका जो मुख्य थीम होता था, मूल विषय होता था, वो धार्मिक विषय और किंवदंतियाँ एवं कहानी, खास करके बुद्ध की ज़्यादा कथाओं के कुछ चित्र वगैरह होते थे। ठीक है, और इसमें कुछ तंत्र यानी कि जो बुद्ध का जो एक वज्र का मार्ग है, ठीक है, बौद्ध धर्म में जो तंत्रयान है, हीनयान महायान के बाद जो तंत्रयान और वज्रयान है, उस वज्रयान में जो तारा की पूजा होती है उनसे रिलेटेड भी चीज़ें बनाई जाती थी, खास करके इस तरह की चित्रकलाओं में। नेचुरल प्राइमरी कलर्स का उपयोग किया जाता था, यानी कि मुख्य रूप से जो प्राकृतिक रंग हैं उनका ही इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह का कोई सिंथेटिक कलर इसमें यूज़ नहीं किए जाते थे। अब जो भित्ति चित्र में होता है, यह एक प्लेटफॉर्म रिलेटेड चित्र बनते थे, यानी कि एक प्लेटफॉर्म का उपयोग देखने को मिल रहा है खास करके। और जो फ्रंटल डिपिक्शन यानी कि सामने की चीज़ें, ललाट चित्रण पर अधिक ध्यान होता था, सामने की चीज़ें यानी सामने का फेस, बजाय उसके कि मूर्ति के पृष्ठभाग की यानी कि अग्रभाग की काफ़ी ज़्यादा चित्रण पर ध्यान दिया जाता था। जियोमेट्रिकल शेप, ज्यामितीय आकार होते थे खासा, उसमें बुद्ध के साथ मानव, पशु, फूल, पुष्प, इन सारी चीज़ों की जो है वो चित्र देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। और कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि यह अजंता और बाघ गुफाओं की चित्रकला से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। और पाल कला की या पाल समय की कुछ प्रमुख चित्रकलाएं, खासकर की जो भित्ति चित्रकलाएं हैं, वो आपको सराय स्थल नालंदा में देखने को मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि कैसे यूनाइटेड नेशन जो है फिर से एक बार उसने अपनी इनकॉम्पिटेंस को प्रूव किया है। संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर से असक्षमता दिखाई है, और खासकर कि आने वाली हाल की कुछ घटनाओं से यह देखकर आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशंस, जो है वो असक्षम रहा है। तो पहले बैकग्राउंड से बता देंगे कि संयुक्त राष्ट्र क्या चीज़ थी। तो संयुक्त राष्ट्र जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एक वैश्विक संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, जो कि हाल के कुछ समय में कहीं भी देखने नहीं मिल रही है। जो इजराइल पैलेस्टाइन का विवाद देख लीजिए, इवन आप देख लीजिए और भी जगह अफ्रीका के देशों में विवाद देख लीजिए, क्रीमिया का एनेक्सेशन हो गया वहाँ विवाद देख लीजिए, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच का विवाद देख लीजिए, ठीक है, साउथ चाइना सी का मुद्दा देख लीजिए। किन्हीं भी मुद्दों पर यूनाइटेड नेशन जो है वो मीडिएशन नहीं कर पाई। इवन जो कश्मीर का मुद्दा है वो भी कितने सालों से अटका ही हुआ है। यूनाइटेड नेशन ले जाने से वह जो है एक छोटा सा घाव बड़ा सा कैंसर बन कर रह गया है, उसका इलाज अभी तक नहीं हुआ। यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने कोई सलूशन नहीं दिया है, बस चीज़ों को लंबा और निखारता गया है। और इसीलिए जो उसका मुख्य उद्देश्य जिस चार्टर में उसका लिखा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति, तो ना आज शांति है ना सुरक्षा है। आप IS को देख लीजिए, उसमें भी UN ने कोई कंट्रोल नहीं किया। अलग अलग रशिया और अमेरिका अपने हितों से लड़ते रहे, या ईरान और अमेरिका की परमाणु संधि हो गई, ईरान के साथ जो हो रहा है गल्फ़ में, खाड़ी क्षेत्र में हो रहा है, उसमें भी कहीं भी आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस कोई भी रोल नहीं प्ले कर पा रहा है। इवन यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान में भी किस तरह से मुँह छुपाकर अमेरिका भागने चाह रहा है, उस पर जल्दी में जल्दबाजी में एक पीस डील साइन करके भाग रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो शांतिपूर्ण कतई नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन जो है उन सब चीज़ों में फेल हो गया है। तो द UN वाज फॉर्म्ड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी अमेरिका द्वारा जापान में भारी मात्रा में नरसंहार हुआ और 2 एटम बम गिराए गए और काफ़ी ज़्यादा वैश्विक स्तर पर मार काट, लूट खसोट और एक निराशा का माहौल बन गया। इस तरह से दूसरा और विश्व युद्ध ना हो और शांति बनी रहे, उसके बैकग्राउंड में, वर्ल्ड वार 2 के बैकग्राउंड में जो पहला जो लीग ऑफ नेशंस था जो फेल हुआ, और जिसकी वजह से फिर से वर्ल्ड वार 1 के बाद बनता है लीग ऑफ नेशंस, वो फेल होता है, उसके बाद बनता है वर्ल्ड वार 2 होते हैं, और फिर वर्ल्ड वार 2 के बाद बनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस। लेकिन आप देखेंगे कि लीग ऑफ नेशंस और यूनाइटेड नेशंस दोनों ही अपने कार्य में सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। सो ये जो है वो लीग ऑफ नेशन का जो है एक अप्रभावशाली उत्तराधिकारी बना हुआ है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था शांति और सुरक्षा के साथ साथ मानव अधिकारों की भी रक्षा करना, लेकिन जब शांति और सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो मानव अधिकार तो सबसे ज़्यादा रूप से शोषित होने वाले हैं।
अलॉन्ग विद दैट डिलीवरिंग द ह्यूमैनिटेरियन एंड एड एंड प्रोमोटिंग, यानी कि जो है सतत विकास को बढ़ावा देना, मानवीय सहायता प्रदान करना, एड एंड सर्विस करना, जैसे कि यूएसपीके यूएस पीस कीपिंग फोर्स है, खास करके भारतीय सेना जो है सूडान में, साउथ सूडान में, घाना में, कॉन्गो में काम कर रही है, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा, चीज़ें बस लंबी होती जा रही हैं, खर्च होते जा रहा है। और खास करके जो अंतर्राष्ट्रीय महामारी के समय जो WHO का भी रोल वहाँ भी ठीक ठाक नहीं रहा। तो UN जो है, यूनाइटेड नेशंस ने ग्लोबल मुखिया या ग्लोबल कोऑर्डिनेशन का रोल निभाने में अक्षम रहा है। हाल ही में आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम किस तरह से लूट मची हुई है। जो अमीर देश या डेवलप कंट्रीज़ हैं उनने बनाकर अपने यहाँ स्टॉक पाइल कर रखा है, और जो गरीब देश है अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इवन एशिया के कुछ कंट्रीज़, उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। तो इस तरह से जो ग्लोबल लीडरशिप प्रोवाइड कराने में वो बिल्कुल ही फेल रहा है। यूनाइटेड नेशंस की कुछ प्रमुख 5 बॉडीज हैं, जिस पर सबसे पहली है महासभा, UN जनरल असेंबली, फिर सिक्योरिटी काउंसिल असेंबली हो गई, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ICJ, इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देन UN सेक्रेटरीट। उसके अलावा और भी उसके अलग अलग संस्थाएं, फंक्शनरीज हैं, लाइक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज जो UNFCCC है, जिसके तहत पेरिस समझौता और अलग अलग मीटिंग्स होती हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके बाद IMF, ILO, WHO, UNHCR, इस तरह की चीज़ें। अब हाल ही के दिनों में जो, या फिर मुख्यतः यूनाइटेड नेशंस के पास जो समस्याएं होती क्या है, तो सबसे पहले समस्या होती है कि जो भू राजनीतिक आक्रमण, जियोस्टैटिक एग्रेशन, जो आप देखेंगे रशिया और क्रीमिया के क्षेत्र में होता है, मिलिट्री इंटरवेंशन, सैन्य हस्तक्षेप, सत्ता पलट होती है, सत्ता परिवर्तन होता है, जिस तरह से हमारे पड़ोस में ही पाकिस्तान में होता है, तो और अफ्रीका में तो खास करके, और फिर म्यांमार में अभी हुआ। तो इस तरह की चीज़ों में यूनाइटेड नेशंस कभी भी कोई रोल प्ले करने में इतना सक्षम नहीं दिख रहा है। ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, जबरन, जैसे कि रोहिंग्याओं का डिस्प्लेसमेंट कराया गया। फंडिंग की प्रॉब्लम होती है उनको, अमेरिका जैसे देश, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में तो बिल्कुल भी इस तरह की जो ग्लोबल बॉडीज़ को फंड करने से मना कर दिया गया था हाल ही कि, लेकिन जब जो बाइडेन आए हैं तो उन्होंने कुछ पॉजिटिव साइंस दिखाए हैं और हो सकता है कि फंडिंग आगे चले। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी होती है। फिर यहाँ पर वैश्वीकरण का जो विरोधी जो आजकल चल रहा है, प्रोटेक्शनिज्म, ओके, संरक्षणवाद और वैकेंसी, जो ग्लोबल लीडरशिप की वेकेंट है, कोई एक ग्लोबल लीडरशिप की तरह ये उभर नहीं पा रहा। इस तरह ये सारी जो है उसके चैलेंजेस हैं। और आप देखेंगे कि इसका जो है इवैल्यूएशन कि किस तरह से, तो इजराइल पैलेस्टाइन का मुद्दा हो गया, जिसमें 2 स्टेट सोल्यूशन, जहाँ इजराइल और पैलेस्टाइन 2 स्टेट बनाने थे, वहाँ भी असक्षम रहा। म्यांमार को जो हमारे बगल में है, जहाँ वहाँ भी असक्षम रहा। इवन कश्मीर का मुद्दा भी कब से वहाँ अटका पड़ा, उस पर भी कोई डेलीगेशन देने में असक्षम रहा। अफ्रीका में शांति बहाल बिल्कुल नहीं हो पा रही है। अफगानिस्तान में वही समस्या है। ईरान न्यूक्लियर ड्रेन कैंसर हो गई। साउथ कोरिया, अमेरिका फिर से लड़ाई कर रहे हैं। चीन के बढ़ते हुए जो है वो विस्तारवादी नीति साउथ चाइना सी में वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल देकर आप बता सकते हैं कि मुख्यतः जो इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, उसमें ये पूरी तरह से फेल हुआ है और समय है कि इसमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। अलग अलग देशों को सिक्योरिटी काउंसिल में जगह देने की आवश्यकता है। इसके कार्य क्षेत्र में रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। भारत, जापान, ऐसे देशों को इसके रिफॉर्म या सिक्योरिटी काउंसिल में जगह देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज से बहुत समय पहले 1945 में बना हुआ जो संगठन है वो 2021-22 में सक्षम नहीं हो सकता तब तक जब तक कि उसमें सुधार और रिफॉर्म उस समय के हिसाब से न किए जाए। अगला प्रश्न देखते हैं कि रेलेवेंस ऑफ DPSP और उसके प्रोमिनेंस, यानी कि उसकी प्रासंगिकता और उसके महत्व को मूल्यांकन करेंगे। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान के भाग 4 में है और मुख्यतः वो डील ये करता है कि जो हमारे संविधान के 4 फादर्स थे, संविधान निर्माताओं द्वारा जो एक कल्याणकारी राज्य स्थापना करना की जो लक्ष्य बनाया गया था, उन लक्ष्यों को मुख्यतः वो अपने अंदर पिरोता है। अब दीज आर द गाइडिंग लाइट्स फॉर द अपकमिंग गवर्नमेंट्स, जो आने वाली सरकारें हैं उनके लिए एक तरह से मार्गदर्शक की तरह काम करता है कि आपको इन विचारों पर, इन रास्तों पर आगे बढ़ना है और एक कल्याणकारी राज्य बनने के लिए इन चीज़ों को लागू करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। न केवल लागू करना है बल्कि इनको लागू करने के लिए आपकी ये सारी चीज़ें प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि सरकारें भी अपने अपने आइडियोलॉजी, अपने अपने विचारधारा से हिसाब से उसको चूज़ करके अपने अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उसे लागू करती हैं, लेकिन DPSP को लागू करने की उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए।
इस तरह की बात, इस तरह की मंशा जो है वो हमारे संविधान निर्माताओं की हमेशा से रही थी। हालांकि ये नॉन जस्टिसेबल है, नॉन इन्फॉर्मेशेबल है, यानी कि ये इस पर लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, इसे गैर परिवर्तनीय है, गैर न्यायिक है, लेकिन फिर भी यह एक मोरल बाइंडिंग, एक मोरल ड्यूटी प्रोवाइड करता है, जिसमें बहुत अलग अलग विविध स्पीयर से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, चाहे वो गांधीवादी विचार हो, गांधीयन प्रिंसिपल्स हो, या समाजवादी विचार हो, या फिर मॉडर्न नेशन स्टेट, ठीक है, जो आधुनिक सेकुलर स्टेट, मॉडर्न नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट से वो लिए गए हों। इन सब का एक मिश्रण करके DPSP बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना और इंडियन डेवलपमेंट में DPSP और गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में सरकारों को कंट्रीब्यूट करना। सो वाई इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड, तो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों इसे शामिल किया गया? तो उस वक्त जब हम आज़ाद हुए थे, हमारी आर्थिक और सामाजिक हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि हम बड़े बड़े रिफॉर्म लेकर अपने आप को पूर्ण रूप से एक कल्याणकारी, एक वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं। लेकिन जो संविधान निर्माताओं थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और उसमें आज़ादी की लड़ाई लड़ने समय जो एक देश, एक सपनों का देश, हमारा सपनों का देश कैसा होगा, उसके लिए जो भावना उत्पन्न हुई थी, उन भावनाओं को एक पार्ट में कागज़ पर एक नियमों की तरह पिरो दिया गया, और ये आने वाले अपने पीढ़ियों को ये निर्देश दिया गया कि अगर अभी हम तो ये सक्षम नहीं है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि इस भावना से हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। दीज वेर द प्रिंसिपल्स, जिस पे हमने, जो राष्ट्रीय आकांक्षाएं, नेशनल एस्पिरेशंस थी, उन प्रिंसिपल्स को देखकर आपको आगे चलकर सरकारी नीतियां बनानी है और उस पर क्रियान्वयन भी करना है। मुख्यतः ये जो इसका काम होता है कि जो फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार होते हैं, वो जो राज्य पर एक नकारात्मक प्रभाव होते हैं, एक नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, एक बड़ी विजिबिलिटी देता है राज्यों को, ताकि वो अपने पॉलिसी बना सके। तो जो फंडामेंटल राइट, जो कि मुख्यतः राजनीतिक अधिकार होते हैं सिटीजन्स के, नागरिकों के, वहीं DPSP जो होते हैं वो सामाजिक और आर्थिक अधिकार होते हैं नागरिकों के। ये सरकार को नीति बनाने में एक मार्गदर्शन के रूप करते हैं, जहाँ की फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार जो है वो सरकार के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव ड्यूटी क्रिएट करते हैं कि इन सारी चीज़ों को सरकार को किसी न कहीं रूप में सरकार पर या स्टेट पर, जिसे हम कहते हैं राज्य पर, एक रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। अब देखेंगे कि इसका रेलेवेंस, प्रासंगिकता क्या है। तो प्रासंगिकता ऐसा है कि जो समाज में, भारतीय समाज में या भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलर स्टेट की जो भावना थी, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना, जो हमारा एक चरित्र रहा है, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष चरित्र जो पहले से रहा है, उसको पूर्ण रूप से बढ़ा देना। खास करके जो प्रिंसिपल आप देखेंगे कि आर्टिकल 44, उसने मुख्य रूप से कहा भी है कि हमें सेकुलर स्टेट के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना होगा। रूरल एम्प्लॉयमेंट की उसमें जिक्र किया गया है कि आपको ग्रामीण स्तर पर सशक्तिकरण करना होगा। सेल्फ गवर्नमेंट, ग्राम स्वराज जो गांधी प्रिंसिपल है, उसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। ये सारे आर्टिकल्स DPSP में इंक्लूडेड है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये सब इंक्लूडेड है। यानी कि कहने का ये अर्थ है कि DPSP बनाने वाले जो हमारे निर्माता थे, संविधान निर्माता, वो चाहते थे कि भारत ऐसा देश बने जहाँ पर धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, रूरल एम्पावरमेंट हो, और इसीलिए अलग अलग आर्टिकल से सेल्फ गवर्नमेंट हो या फिर इंटरनेशनल लॉ एंड कमिटमेंट के साथ काम किया जा सके, सोशल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस मिल सके लोगों को, मोरल प्रेशर हो सरकारों पर, क्योंकि ये चीज़ें उसमें लिखी गई हैं और आपको अपनी नीति और निर्देश इसी तत्व को देखते हुए बनाना है, ताकि भारत जो एक वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य बन सके और लोगों का कल्याण हो सके। और इसलिए इसकी रेलेवेंस है कि बार बार सरकारों को या लोगों को बताता है कि ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ये जो हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाएं थी, संविधान बनाने वाले निर्माताओं की जो एक राष्ट्रीय आकांक्षाएं थी, जो उस समय पूरी नहीं हो सकती थी क्योंकि हमारे आर्थिक और सामाजिक हालात इस तरह से नहीं थे, लेकिन आज हमें यहाँ तक पहुँचना है और हम कहाँ थे और हमें कहाँ पहुँचना है, इसका मार्गदर्शन जो है वो DPSP देता है और यही इसकी प्रासंगिकता है। अब इसका इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करते हैं तो किस हद तक सफल हुआ है। तो काफ़ी हद तक सफल हुआ है। आप देखेंगे जो ग्राम स्वराज का जो उसमें नियम था, तो 73वां और 74वां संशोधन PV नरसिम्हा राव के तहत आता है, जो विलेज पंचायती राज हो या जो ग्राम पंचायत हो और म्यूनसिपालिटी बॉडी हो, उसको एक लीगलाइज करता है। वो सिस्टम जो 3 टायर सिस्टम चलना शुरू हो जाती है। हाल ही में जो लेबर कोड्स आए हैं, वो भी
लेबर और इकोनॉमिक रूल्स को देखते हुए आए हैं। जो मैच्योरिटी बेनिफिट्स, मातृत्व अवकाश का जो कॉन्सेप्ट है ये भी डीपीएसपी में दिया गया था, उसको देखते हुए बनाया गया है। और भी बहुत से समाजवादी जो स्कीम्स है, ठीक है, सामाजिक स्कीम्स लाइक पीएम-जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उज्ज्वला योजना, मनरेगा, डिजिटल भारत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, सर्व शिक्षा अभियान, ये सारी चीज़ें जो फ्री एजुकेशन, लीगल एड, एजुकेशन, सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, ये सारी चीज़ें जो डीपीएसपी ने हमें निर्देशित की थी, उसको हम लोग डीपीएसपी की मार्गदर्शन में चलकर हासिल करने में या उसके लिए कुछ हमने कार्यरत कम से कम किए हैं। हासिल हुआ है या नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन उनको देखते हुए अपने हमने नीतियाँ और आगे चलकर प्लानिंग उस दिशा में बनाई अवश्य है। खास करके जो ट्रिपल तलाक बैन हो, उसे भी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के तहत आगे बढ़ने की एक दिशा के तौर पे माना जा रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि डीपीएसपी या जो सरकार के नीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके पॉलिसीज़ को हमने बहुत सारे जगहों पर क्रियान्वयन किया है और भी चीज़ों को क्रियान्वयन करने की ज़रूरत है, और तब जाकर हम एक सही मायने में वेलफेयर स्टेट और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स है, उनके सपनों का जो देश अंततः हम बन पाएंगे और विल बी द welfare state again, and the basic aim of the country will be for the welfare of the people and more protagonize democracy and liberalism in India. So this was the video. We'll see you in the next video. Till then, stay home, stay safe and take care.